नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो बुद्धाय मित्रों, आइए धम्मपद की 58वीं और 59वीं गाथा तथा उपवर्ग की 15वीं और 16वीं गाथा का हिंदी अर्थ समझते हैं। ये दोनों गाथाएं इस प्रकार हैं। यथा संकारधानस्मिन् उज्झितस्मिन् महापथे पदुमं तत् जायेत शुचिगन्धं मनोरमं। एवं संकारभूतेषु अन्धभूते पुथुजन्ये अतिरोचति पन्नाय सम्मा सम्बुद्ध सावको। यथा जैसे संकारधानस्मिन् कूड़े करकट के ढेर पर उज्झितस्मिन् फेंके गए महापथे बड़ी सड़क के किनारे पदुमं कमल तात्पर्य में पुरुष तत् वहाँ जायेत पैदा हो गए उग आए शुद्धिगंधं पवित्र सुगंध युक्त मनोरमं प्रियकर। जैसे बड़ी सड़क के किनारे फेंके गए कूड़े करकट के ढेर पर पवित्र सुगंधित और प्रियकर फूल उग आए। एवं संकार भूतेषु अंधभूते पुथुजने अतिरोचति पन्नाय सम्मा सम्बुद्ध सावको। वैसे ही संकार भूतेश कूड़ा करकट के समान, अंधभूते मूल बुद्धि वाले, पुथुजने सामान्य अशिक्षित आदमियों, सम्मा सम्बुद्ध सावको सम्यक संबुद्ध का शिष्य, पन्नाय प्रज्ञा से अतिरोचत अधिक चमकता है। उसी प्रकार कूड़े करकट के समान अज्ञानी और अधार्मिकों में सम्यक संबुद्ध का शिष्य प्रज्ञा से अधिक चमकता है। तो बुद्ध शावक कैसे शोभा देता है? गह गर्हादत्त की कथा से इसे समझते हैं। श्रावस्ती में श्री गुप्त तथा गर्हादत्त नाम के दो मित्र रहते थे। श्री गुप्त शास्ता का शिष्य था और गर्हादत्त निर्गंधों का। गर्हादत्त को निर्गंध साधु सदा समझाते अपने मित्र श्री गुप्त से क्यों नहीं पूछते कि वो श्रमण गौतम के पास क्यों जाता है, वहाँ उसे कुछ नहीं मिलेगा। अगर वो हमारे यहाँ आकर धर्म श्रवण करे तो उसका कल्याण होगा। गर्हादत्त जब भी अपने मित्र श्री गुप्त से मिलता तो यही प्रश्न किया करता। श्री गुप्त बहुत दिनों तक अपने मित्र की बात सुनता रहा और चुपचाप रहा, पर अंत में उसने खिन्न होकर अपने मित्र से पूछा, मित्र तुम सुबह शाम यही प्रश्न करते हो कि मैं श्रमण गौतम के पास क्यों जाता हूँ और तुम्हारे गुरु का प्रवचन सुनने क्यों नहीं आता,
लेकिन मुझे ये तो बताओ, तुम्हारे गुरु क्या जानते हैं? ग्रहादत्त ने उत्तर दिया, मित्र, ये पूछो कि मेरे गुरु क्या नहीं जानते। मेरे गुरु के लिए अज्ञात नाम की कोई चीज़ नहीं है। वे भूत, वर्तमान एवं भविष्य सभी कुछ जानते हैं। उन्हें ये भी मालूम है कि ये होगा और ये नहीं होगा। अगर ऐसी बात है तो अभी तक आपने अपने गुरुओं के विषय में क्यों नहीं बताया? अब मैंने उनका महत्व समझ लिया। कल ही मेरी ओर से उन्हें भोजन के लिए आमंत्रित करें। ग्रहादत्त अपने गुरुओं के पास गया और सादर प्रणाम कर उन्हें बताया कि श्री गुप्त ने उन सभी को अगले दिन भोजन के लिए आमंत्रित किया है। गुरुओं ने पूछा, क्या उसने स्वयं कहा है? हाँ श्रीमान, तब तो बहुत ही अच्छा हुआ। हम प्रसन्न और संतुष्ट हुए। हमारी चाह पूरी हो जाएगी। अगर वो हमारा शिष्य हो जाएगा तो फिर उसकी सारी संपत्ति हमारी हो जाएगी। श्री गुप्त का भवन बहुत विशाल था। उसने एक लंबा और चौड़ा नाला खुदवाया और उसे कूड़े कचरे से भर दिया। उसके ऊपर सावधानी से चादर बिछा आसन लगा दिया। बड़े बड़े बर्तनों को केले के पत्तों तथा चादर से ढक दिया। देखने से लगता था कि इन बर्तनों में चावल और कढ़ी रखी हुई है और उसे केले के पत्तों और चादर से ढक दिया गया है। निर्ग्रंथ आए और जैसे ही वे सभी अपने अपने आसन पर बैठने लगे, आसन खिसक गया और वे सभी उस खाई में गिर गए। श्री गुप्त बोल उठा, आपने तो भूत, भविष्य और वर्तमान के ज्ञाता हो। आप तो दूसरे के विचारों को जानते और समझते हो। आपकी ऐसी दुर्गत कैसे हो गई? इस पर निगंठों की पोल खुल गई। श्रवक प्रज्ञा से शोभता है, शोभा देता है। ग्रहादत्त की कथा आगे। ग्रहादत्त इस घटना से बहुत ही क्रुद्ध हुआ। उसने भी बुद्ध को और शिष्य संघ को आमंत्रण दिया। श्री गुप्त ने इस बीच बुद्ध को सारी घटना सुना दी और ये भी बता दिया कि संभव है ग्रहादत्त ने बदला लेने के लिए निमंत्रण दिया हो। शास्ता ने अपने अंतर्नय से देखा कि ये दोनों मित्र श्रोतापन्न स्थिति प्राप्त करने के लिए परिपक्व हैं, अतः उन्होंने निमंत्रण स्वीकार कर लिया। ग्रहादत्त ने भी वही सब किया जिसे श्री गुप्त ने किया था। उसने भी लंबी और चौड़ी खाई खुदवाई और उसमें जलते अंगारे डलवा दिए तथा खाई पर चटाई बिछवा दी और उसके ऊपर आसन लगवा दिया। बड़े बड़े खाली कड़ाहों को केले के पत्ते और कपड़ों से इस प्रकार ढक दिया ताकि आभास होने लगे कि ये चावल और कढ़ी से भरे हैं। निमंत्रण के दिन शाक्य मुनि अपने शिष्यों के साथ ग्रहादत्त के घर पहुँचे। बुद्ध ने जब चटाई पर पैर रखा तो वो अपनी जगह पर ज्यों का त्यों रहा, नीचे की ओर ना तो खिसका और न गिरा। वे चटाई पर कदम रखकर आगे की ओर बढ़ते चले गए और जलते अंगारे सुंदर फूलों में बदलने लगे। चारों तरफ मनमोहक और सुगंधित पुष्प खिल रहे थे। उत्सव स्थल का नज़ारा देखते ही बनता था। ग्रहादत्त फटी फटी आँखों के साथ देखता ही रह गया। उसने शास्ता को साष्टांग प्रणाम किया। भोजन में भी सभी
चीज़ें पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हो गई। भोजन समाप्त हुआ। भोजनोपरांत शास्ता ने धर्म प्रवचन किया। उन्होंने समझाया, लोग अज्ञानी होने के कारण मेरे शिष्यों के गुणों और उनकी सत्य को नहीं जानते। ऐसे ही अज्ञानी लोगों को इस संसार में अंधा कहा जाता है। इसके विपरीत प्रज्ञावान ज्ञानी पुरुषों को दृष्टि वाला कहा जाता है। यह कहकर शास्ता ने ये दो गाथाएं कही। कौन सी दो गाथाएं कही? कि यथा संकार धानस्मिन् उज्झिता अस्मिन् महापथे पद्मं तत्थ जायेत शुचिगंधं मनोरमं। एवं संकार भूतेषु अंधभूते उथुज्जने अतिरोचति पन्नाय सम्मा संबुद्ध शावको। गाथा समाप्त। नमो बुद्धाय।